बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यह आपकी 5वीं जमात है और इस वक्त उर्दू ज़बान का पीरियड है। तो आइए आप अपनी उर्दू की किताब गुले लाला, उर्दू की कॉपी और डायरी निकाल लीजिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कुछ कवायद हमने पढ़े थे जिसमें इसमें सिफ्त और मौसूफ था। सबक पढ़ा था हमने अजीम माओ के अजीम बेटे, वावेन की तारीफ़, और एक तफ़हीमी सबक भी पढ़ा था हमने पेशे। ठीक है, जो मुख्तलिफ़ काम होते हैं, जो लोग काम करके आमदनी हासिल करते हैं, वो पेशे होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें सिफ्त और मौसूफ यानी कि खूबियाँ खामियाँ और जिसकी खूबियाँ खामियाँ बयान की गई उनके बारे में पढ़ा था। फिर अजीम माओ के अजीम बेटे, उसमें आपने देखें बहुत से लोगों के बारे में पढ़ा था। बहुत से लोगों ने माँ के बारे में क्या कमेंट्स दिए थे वो आपने पढ़ा था। कि सबसे पहले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत माँ के कदमों तले हैं। फिर हज़रत लुक़मान का कौल मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए तो मैं पागल हो जाऊंगा। यानी कि बच्चे की माँ से इतनी अटैचमेंट कि वो बिल्कुल दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी तरह हमने और भी लोगों के बारे में पढ़ा था। मोहम्मद अली जौहर के बारे में पढ़ा था कि मेरी माँ दुनिया की सबसे हसीन हस्ती है। ठीक है, इसी तरह हमने जो है वो विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा था कि माँ का दिल जो है वो बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह। ये मैं आपको एक मुख्तसर से बता रही हूँ कि हमने इस सबक में क्या क्या पढ़ा था। हकीम सईद के बारे में पढ़ा था हमने कि उनकी माँ ने जो है वो क्या कहा कि आज उनकी माँओं की तरबियत का ही नतीजा थे। हकीम सईद ने खुद लिखा अपनी किताब में कि ये मेरी माँ की तरबियत का ही नतीजा कि आज हम इस मकाम पर हैं। हकीम सईद इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके बहन भाई और उनका जो एक दवाखाना चल रहा है हमदर्द के नाम से, वो आज भी जो है वो कायम व दायम है और रवा दवा है। ठीक है, तो इन सब हस्तियों ने जो है वो माँ के बारे में क्या कमेंट्स दिए वो आपने देखे। कॉल जो है वो क्या क्या माँ के बारे में थे वो आपने इस सबक में देखे कि माँओं ने किस तरह से जो है वो बच्चों की तरबियत करके उनको जो है वो इतनी अजीम मकाम पर जो पहुँचाया। इसी हमने हज़रत बायज़ीद बस्तामी के बारे में भी पढ़ा था कि वो एक रात उनकी माँ ने जो है वो पानी मांगा और वो सारी रात जो है वो पानी लेकर खड़े रहे, क्योंकि माँ पानी मांगकर सो गई थी। नींद लग गई होगी, उनकी आँख लग गई होगी, नींद आ गई होगी, तो वो सो गई और वो सारी रात खड़े रहे कि कब मेरी माँ को जो है वो प्यास लगे और मैं उनको पानी दूँ। ठीक है, अगर मैं जाके सो जाता हूँ तो मेरी माँ फिर पानी कहेंगी, फिर मुझे जो है वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इस डर से वो खड़े रहे। तो उनकी माँ ने उन्हें इतनी दुआएं दी कि मेरा बेटा इतना फरमाबरदार कि सारी रात जो है मेरे सामने सिराने जो है वो पानी का प्याला लेकर खड़ा रहा। ठीक है, तो उनकी भी आप फरमाबरदारी देखिए। ये माँ से मोहब्बत ही थी ना, वरना अपना नींद चैन कौन छोड़कर जो है वो खड़ा रहता है। ठीक है, तो उनकी दुआओं से भी आप देखें किस कदर जो है वो एक अजीम शख्सियत बने। इसी तरह जो है वो और भी बहुत से लोगों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आपको सबक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमने वावेन के बारे में पढ़ा था, वावेन की तारीफ़ पढ़ी थी, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इन्वर्टेड कॉमाज। किसी शख्सियत का कौल या किसी तहरीर का इक़्तिबास जब हम लिखते हैं तो उसके आगे पीछे हम वावेन इस्तेमाल करते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमाज। ठीक है, 2 कॉमे होते हैं, एक 2 आगे लगते हैं और 2 पीछे। ठीक है, वो वावेन होते हैं।
उसके बाद हमने सबक पढ़ा, तफ़हीमी सबक एक पढ़ा था। तफ़हीम का लफ्ज़ निकला है फ़हम से, जिसके मायने होते हैं जानना। ठीक है, तफ़हीमी सबक पढ़ा था पेशे, यानी कि अलग अलग काम जो लोग करते हैं और उससे आमदनी हासिल करते हैं वो पेशे होते हैं। यानी कि एक माशरे में मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो काम हो रहे होते हैं। हर शख्स जो है वो अपनी सलाहियत के मुताबिक जो है वो काम करता है और आमदनी हासिल करता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक मैंने रिव्यू भी दे दिया आपको। ठीक है, अब हम अपने, और मुझे उम्मीद है कि आपने होमवर्क भी कर लिया होगा। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क भी हो गया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज भी कर ली होगी। चले अब हम अपने नए उन्वान की तरफ चलते हैं। आज हम एक ऐसी खातून के बारे में पढ़ेंगे जो थी तो गैर मुल्की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जो है वो अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दी। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वो एक खातून डॉक्टर थी और खातून थी। अपना मुल्क छोड़कर, अपने बहन भाइयों को छोड़कर, अपने वालदैन को छोड़कर जो है वो दूसरे मुल्क में आकर जो है वो इस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों की उन्होंने खिदमत की। उनके बारे में हम थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे, इसलिए हम किताब में से सबक भी पढ़ेंगे। आप भी बुक खोल लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। 9 सितंबर 1929 में जर्मनी के शहर लेप्जिग में जो है पैदा हुई। इंतहाई खूबसूरत खातून, इंतहाई उस वक्त ज़ाहिर है खूबसूरत बच्ची, एक खूबसूरत लड़की जो इंतहाई नर्म दिल भी, जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही नर्म दिल भी थी। ठीक है, और इंसानियत की जो है वो खिदमत का जो उनमें जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती थी, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया था। और इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि ऐसे लोग दुनिया में पैदा हुए जो इंसानियत की खिदमत को जो है वो अपना मकसद बना लें। एक मदर टेरेसा थी। ठीक है, एक मदर टेरेसा थी जिन्होंने भारत में रहकर, इंडिया में रहकर जो है वो वहाँ के गरीब नादार मरीज़ों की जो है वो मदद की, लोगों की मदद की। ठीक है, उनकी खिदमत की, उनके बहुत सारे काम किए। और ये खातून कौन थी? रूथ फाओ, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो जर्मनी के शहर लिप्ज़ैग में पैदा हुई और जो है वो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई जो है वो इंसानी खिदमत करने वाली लड़की थी। ठीक है, जिस तरह से मदर टेरेसा ने जो है वो इंडिया में काम किया, इसी तरह से जो है वो रूथ फाओ, ठीक है, इनका नाम था, इन्होंने पाकिस्तान में काम किया। और वो भी काम देखे क्या किया, जुज़ाम के मरीज़ों के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो वक्फ कर दी, यानी कि उनकी खिदमत में जो है अपना वक्त गुजारा। एक दफ़ा जो है उनको, क्योंकि देखें एक दफ़ा जो है वो रूथ फाओ को जो है वो फलाही काम करने वाली एक तंजीम ने जो है उनको, वहाँ होगी कोई जर्मनी में ऐसी कोई तंजीम जहाँ पर ऐसे लोग जो है अपने आप को पेश करते हैं कि हमें जो है वो ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पर हमारी खिदमत की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उन्हें भी जो है एक फलाही तंजीम ने जो है वो भारत भेजा। जिस तरह से मदर टेरेसा आई थी, इसी तरह उन्हें भी जो है वो उस तंजीम ने जो है वो भारत भेजा। जाते हुए वो जो है वो कराची स्टेशन, सिटी स्टेशन जो है वो रेलवे स्टेशन पर रुक गई। ज़ाहिर कराची में स्टे किया होगा उन्होंने, रुक गई और वहाँ जो है वो उन्होंने ये सिटी रेलवे स्टेशन के करीब ही जो एक ऐसी बस्ती थी जहाँ पर जुज़ाम के मरीज़ रहा करते थे। आपको पता है जब लोगों को जुज़ाम हो जाता है, ये कोढ़ की बीमारी होती है। ठीक है, इसमें गोश्त गलना शुरू हो जाता है उंगलियों का, हाथों का, पैरों का। तो ऐसे मरीज़ों को क्या करते थे लोग, शहर से दूर या शहर में ही जो है बस ऐसी बस्ती बना दिया करते थे जहाँ से वही लोग रहा करते थे और वही जो है वो अपनी वहीं पर जो है वो ख़त्म हो जाया करते थे। ज़ाहिर है उनको कोई देखने वाला नहीं था। जब मदर रूथ फाओ ने जो है वो वहाँ का विज़िट किया, स्टे किया, ज़ाहिर है वहाँ ट्रेन रुकी होगी सिटी रेलवे स्टेशन पर, कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर। तो उन्होंने एक ऐसी दौरा किया, बस्ती करीब में थी, उन्होंने देखा, तो जाकर देखा तो उनकी तो ज़िंदगी ही बदल गई, उनका तो जहन ही बदल गया कि मुझे तो यहीं रहना है, मुझे तो यहीं के लोगों की जो है वो खिदमत करना है। ऐसे हालात में जो है वो वहाँ के कोढ़ के, जुज़ाम के मरीज़ों को उन्होंने देखा। ठीक है, क्योंकि हज़ारों साल से दुनिया में जो है ये मर्ज़ पाया जाता है। तो अब जो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया, क्योंकि ये नज़ारे देखकर, इस तरह के मरीज़ों को देखकर जो है वो बहुत दिल बर्दाश्त हुए। उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे पाकिस्तान में रहकर ही यहाँ के लोगों की खिदमत करना है। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये फ़ैसला कर लिया और यहाँ रही।
उसके बाद उन्होंने जो है वो काम करना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते लोग और भी अच्छे अच्छे लोग डॉक्टर्स जो है वो उनके साथ शामिल होते गए और उनकी मदद करते गए। ठीक है, उन्होंने इस तरह से जो है कराची में 157 जुज़ाम कोड के जो है वो क्लिनिक्स खोले। ठीक है, सब लोग मिलते गए, कारवां बनता गया और इस तरह से तरक्की होती गई और क्लिनिक खोले गए। सबसे पहला क्लिनिक तो उन्होंने वहीं पर जहाँ सिटी रेलवे स्टेशन के करीब ही जो है वो कराची में जो है वो खोल लिया था, जहाँ पर उन्होंने देखा कि इस बस्ती में सारे जो है वो जुज़ाम के मरीज़ों को लाके जमा कर दिया गया है। तो सबसे पहला क्लिनिक उन्होंने वहीं एक झोपड़ी में जो है वो खोल लिया था। ठीक है, उसके बाद जो है वह कारवां बढ़ता गया, लोग शामिल होते गए, डॉक्टर्स शामिल होते गए और जो है वो क्लिनिक से क्लिनिक बढ़ते चले गए और 157 क्लिनिक जो है वो कराची में काम करने लगे। ठीक है, दूसरे शहरों में भी, कराची के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जो है वो ये काम होने लगा और पाकिस्तान में 157, कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में 157 जो है वो क्लिनिक्स काम करने लगे और वहाँ पर 60,000 मरीजों का, 60,000 कम तादाद नहीं होती है, 60,000 मरीजों का जो है वो इतनी कस्मा पुरसी में जो है, यानी कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी सहूलतें नहीं थी, लेकिन फिर भी 60,000 मरीजों का जो है वो इलाज किया गया वहाँ पर। उसके बाद जो है हुकूमत पाकिस्तान ने जब देखा तो उन्हें 1988 में जो है वो उनकी खिदमात को सराहते हुए पाकिस्तानी शहरियत दे दी उनको, यानी कि अब वो पाकिस्तानी थी। रूथ फाओ थी तो वो जर्मनी से आई थी, लेकिन उनको 1988 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान की शहरियत दे दी, यानी कि पाकिस्तान का बाशिंदा उनको शुमार कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है उनकी मुसलसल मेहनत, लगन, तवज्जो, कोशिशें, ये सब जो है वो कारआमद हुई और 1996 में जो है वो आलमी इदारा सेहत ने ये कह दिया कि पाकिस्तान एशिया का वो पहला मुल्क है जहाँ पर जुज़ाम को जो है वो, जुज़ाम जैसी बीमारी पर जो है वो काबू पा लिया गया है, यानी कि पूरी तरह काबू पा लिया गया है। कुछ ही मरीज रह गए थे उस वक्त जो ज़ेरे इलाज थे, जाहिर है उन्हें पता था कि ये मरीज भी जो है वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर रूथ फाओ की तवज्जो से जो है, उनकी मेहनत से जो है, जो मरीज़ रह गए हैं जो ज़ेरे इलाज थे वो भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को पहला एशियाई मुल्क करार दिया जहाँ से जुज़ाम जैसी बीमारी का खात्मा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब उन क्लिनिक्स में टीबी और आँखों का जो है वो इलाज किया जाता है, यानी कि नाबीनापन का, जो लोग, जिन लोगों को नज़र नहीं आता, जो अपनी नज़र खो चुके हैं, बीनाई खो चुके हैं, उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, अब जो है वो जुज़ाम हमारे कंट्रोल में है। अब ऐसा कोई मरीज़ आपको पाकिस्तान में इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा। उसके बाद उन्होंने दूसरे लोगों को भी अपनी ट्रेनिंग में शामिल करती रही, दूसरे लोगों को भी ट्रेन करती रही। जाहिर है उन्हें पता था कि मेरे पीछे भी इस कारवां को चलते रहना है, तो उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग भी दी और इसी तरह से वो हर मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी रही, पाकिस्तानियों के साथ खड़ी रही। 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसमें भी उन्होंने काम किया। 2010 में जो सैलाब आए पाकिस्तान में, उसमें भी उन्होंने बहुत जो है वो अपनी खिदमत जो है वो पेश की। अच्छा, एक बात वो बड़े उससे कहती हैं, बड़े यानी कि अच्छे अंदाज में कहती हैं कि जब भी मैं कहीं जाती थी तो चादर ओढ़ लेती थी, तो लोग, यानी कि दूसरे इलाकों में जब जाती थी, कराची से हटकर इंटीरियर में जाती थी, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, पख्तूनख्वा है, यहाँ जाती थी तो वो एक चादर ओढ़ लिया करती थी, तो लोग उन्हें समझते थे कि ये पठान है या अफ़गानी औरत है। ज़ाहिर उन्हें नहीं पता था, तो ये समझते थे कि ये पठान औरत है या अफ़गानी औरत है। तो लोग कहते थे अम्मा को ना रोको, यानी कि वो जहाँ जा रही हैं उनको जाने दो, उन्हें कोई ऐसा मसला नहीं है, उनको जाने दो, वो पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए जा रही हैं। तो बड़ा मुस्कुराकर जो है वो कहती थी कि मुझे कहीं जाने में जो है वो मुश्किल नहीं होती है, लोग मेरा बहुत साथ देते हैं और मुझे जाने की इजाज़त दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो रूथ फाओ को मैंने जैसे आपको बताया कि वो गैर मुल्की थी, जर्मनी से आई थी, तो उनके जो है वो 4 बहनें थी, एक भाई था। वो भाई जो है वो बचपन में ही इंतकाल कर गया था। अब 4 बहनें रह गई थी, वालिदैन थे, उनको छोड़कर ये एक फलाही तंजीम इन्होंने ज्वाइन कर ली थी, जिसके तहत ये भारत जा रही थी। लेकिन किस्मत देखिए कि वो कराची में स्टे करने के लिए उतरी,
ट्रेन से, तो वहाँ पर कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर जो है उन्होंने एक ऐसी बस्ती देखी और उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मुझे यहीं रहना है, ठीक है, और यहाँ के लोगों की मुझे खिदमत करना है और यहाँ के मरीज़ों को मुझे सेहतयाब करना है, दोबारा उनको जो है वो वैसा ही करना है जैसे वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारा करते थे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो इंसानियत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और उनका इंतकाल जो है वो 10 अगस्त 2017, कोई ज़्यादा दूर का मसला नहीं है, ये 3 साल पहले जो है उनका इंतकाल हुआ। और आपको पता है कि कायदे आज़म अब्दुल सत्तार ईदी के बाद तीसरा नंबर इनका है जिन्हें पूरे सरकारी एजाज़ के साथ जो है वो दफनाया गया, ठीक है। कायदे आज़म के साथ ऐसा हुआ था कि उनको जो है वो सरकारी एजाज़ के साथ जो है वो दफनाया गया था और फिर जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी को हमने देखा कि जो है वो पूरे सरकारी एजाज़ के साथ जो है वो दफनाया गया। और इसी तरह रूथ फाओ तीसरी अहम शख्सियत हैं जिन्हें पूरे सरकारी एजाज़ात के साथ जो है वो दफनाया गया और इनको जो है इनकी खिदमात के सिले में जो इनामात मिले वो है हिलाल इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, निशान कायदे आज़म, सितारा कायदे आज़म, इनको इन एजाज़ात से जो है वो नवाजा गया। और इसके साथ ही जो है वो उनकी जो है रिहाइशगाह को म्यूज़ियम में जो है वो तब्दील कर दिया गया, ज़ाहिर उनकी ख्वाहिश होगी, म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। और हमारे वज़ीर आला ने, सिंध के वज़ीर आला ने सिविल अस्पताल कराची जो है इसको जो है इसका नाम डॉक्टर रूथ फाओ अस्पताल रखने की जो है वो पेशकश की है, ऐलान किया है, ठीक है। अब देखते हैं कब जो है वो ये नाम जो है रखा जाता है। अभी तक तो हम सिविल हॉस्पिटल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन जब इसका नाम जो है वो ऑफिशियली चेंज हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि डॉक्टर रूथ फाओ हॉस्पिटल, ठीक है। इसमें इसके बाद इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जिसमें एक अहम किताब है टू लाइट अ कैंडल, शमा जलाना, रोशनी फैलाना, ठीक है। उनका मकसद था दुनिया में इंसानियत की खिदमत करते हुए रोशनी फैलाना, दुनिया लोगों को इस तरफ लाना कि एक दूसरे की मदद करें, वो एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की भलाई के लिए सोचें, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उनकी किताब है बहुत मशहूर टू लाइट अ कैंडल, ठीक है। और एक शेर देखिए उन्हीं के लिए है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। इसका मफहूम भी साथ ही दिया हुआ है, मीर दर्द का ये शेर है, ठीक है। इसका मफहूम भी हम देख लेते हैं। इंसान के दिल में दूसरों का दर्द यानी दूसरों से मदद का जज्बा होता है, इसी वजह से उसका दर्जा फरिश्तों से बढ़कर है, ठीक है। मफहूम देख लीजिए इसका, इंसान के दिल में दूसरों का दर्द यानी दूसरों से मदद का जज्बा होता है, इसी वजह से उसका दर्जा फरिश्तों से बढ़कर है, क्योंकि फरिश्ते सिर्फ अपने फ़राइज़ की अंजामदही करते हैं, जबकि इंसान अपने फ़राइज़ से बढ़कर काम कर सकता है और वो करता भी है, जिसकी मिसाल डॉक्टर रूथ फाओ, मैंने आपको पूरी डिटेल से जो है इनके बारे में बता दिया है। अब आप इस सबक को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, हम इसकी थोड़ी एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मिस ने क्या बताया था इस सबक में, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फाज मायने दिए हुए, मैंने आपको सबक बहुत अच्छी तरह से जो है वो पढ़ा दिया है और समझा दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अल्फाज मायने। ये देखिए अल्फाज मायने बुक में ही दिए हुए हैं, आपको बुक से ही जो है कॉपी करना है। फलाही भलाई का काम, फलाह भला को कहते हैं, भलाई को कहते हैं। शहरियत किसी मुल्क का बाज़ाब्ता शहरी होना, ठीक है। जैसे हमको पाकिस्तान की शहरियत हासिल है, तो इसी तरह जैसे रूथ फाओ को पाकिस्तान की शहरियत दी गई, तो किसी मुल्क का बाज़ाब्ता यानी कि उनको पाकिस्तान का बाज़ाब्ता शहरी माना गया 1988 में। उसके बाद है मुखलिसाना यानी कि पुरखुलूस, खुलूस के साथ। बेलौस बेगर्ज, रिहाइशगाह रहने की जगह, तंजीम मुनज़्ज़म जमात, ठीक है। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, आप इसको बुक से कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मारूजी सवालात हैं, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए, ठीक है। नंबर 1 है, एक फलाही काम करने वाली तंजीम ने रूथ फाओ को कहाँ भेजा। मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, भारत, कश्मीर, जापान या पाकिस्तान। कहाँ भेजा था उनको?
भारत भेजा था उनको, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने कराची के स्टे के दौरान जो है ये फैसला कर लिया कि मुझे पाकिस्तान में रहना है, लेकिन भेजा कहाँ था उस तंजीम ने? भारत भेजा था। तो हम भारत के सर्किल को जो है वो पेंसिल से कलर कर लेंगे। उसके बाद है नंबर 2, देखिए रूथ फाओ किस पेशे से वाबस्ता थी? तिब यानी कि डॉक्टरी, तालीम, सनती या तामीर व तरक्की? तो तिब से वाबस्ता थी, वो डॉक्टर थी, ठीक है। पहले को जो है आप पहले सर्किल को जो है वो पेंसिल से कलर कर लीजिए। तीसरा देखिए, रूथ फाओ ने पाकिस्तान में किस बीमारी के इलाज के क्लिनिक्स खोले? पोलियो, यरकान, सरतान या जुजाम? ठीक है, तो उन्होंने, हमने पढ़ा था ना जुजाम, आखिरी ऑप्शन है, इसको सर्किल कर लीजिएगा, सर्किल को जो है कलर कर लीजिएगा, जुजाम। उसके बाद है नंबर 4, कराची के किस अस्पताल का नाम बदलकर डॉक्टर रूथ फाओ के नाम पर रखा गया? जिन्ना अस्पताल, आगा खान अस्पताल, सिविल अस्पताल या सर्विसेज अस्पताल? मैंने अभी आपको बताया कि सिविल अस्पताल का नाम जो है वो चेंज कर जो है वो डॉक्टर रूथ फाओ अस्पताल रखा गया है। तो हम सिविल अस्पताल नंबर 3 सर्किल को जो है वो कलर कर लेंगे पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद आपको एक खुशखती की मश्क दी हुई है, देखिए ऐन और हमजा, वाव, तशदीद, ठीक है, ये सब चीजें दी गई है। इसे मद, जबर, जेर, इसको जो है देखिए खुशखती हिदायत दुरुस्त तरीके से ऐन और अलामात बनाने की मश्क कीजिए। ऐन का हेड किस तरह बनेगा, पेट किस तरह बनेगा, ये आपको बताया गया है। ये देखिए, इसको आप भी इसी तरह से मश्क करेंगे। जबर है, वाव है, सीन तशदीद है, उसके बाद है मद, ठीक है। ये सारे अल्फाज को जो है आप अच्छी तरह से जो है नीचे यहाँ पर ही बुक में ही आप इसको कर लीजिएगा, अच्छी तरह से आप जो है वो राइट करेंगे। सो खुशखती यानी कि अच्छी लिखाई, बहुत अच्छी लिखाई में जो है इसको करेंगे। अगर एक ही लाइन में आपसे नहीं बनता तो फिर आप कॉपी में इसकी मश्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन की कैपेसिटी है आपके पास, लेकिन अगर इसमें आपसे नहीं बनता है तो आप कॉपी में एक पेज पर एक लाइन लिख लीजिए, दूसरे पेज पर दूसरी लाइन लिख लीजिए और उसकी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। उसके बाद है सबक के आखिरी पैराग्राफ को कॉपी में खुशखत लिखिए और इमला की तैयारी कीजिए, ठीक है। आखिरी पैराग्राफ को कॉपी पे लिख लीजिएगा खुशखत, पहले टाइटल पेज बनाएंगे, फिर वर्ड्स मीनिंग लिख लेंगे, फिर आप ये कर लेंगे। ये तो आपको बुक में करना है दोनों, ये मारूजी सवालात भी और खुशखती भी आपको बुक में करना है। अगर बुक में नहीं हो सकती आपसे खुशखती तो कॉपी में करेंगे। उसके बाद आप आखिरी पैराग्राफ लिख लेंगे और इमला के लिए उसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, पढ़ेंगे उसको अच्छी तरह से, और जो भी आपको मुश्किल अल्फाज लग रहे हैं उसकी आप अच्छी तरह से लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे, जोड़ने की, मिलाने की, उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको सवाल जवाब दिए हुए, बहुत आसान सवाल जवाब हैं, मैंने इसको सॉल्यूशन में भी सॉल्व कर दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। मदर टेरेसा कौन थी, कौन है? ये भी एक डॉक्टर थी और इंसानियत की खिदमत पर मामूर थी। इन्होंने भी भारत के गरीब और नादार लोगों की बहुत मदद की है। उसके बाद है रूथ फाओ ने अपना पहला क्लिनिक कहाँ कायम किया? तो मैंने आपको बताया था, जैसे ही वो कराची उतरी है, स्टे किया है उन्होंने कराची में, तो कराची सिटी रेलवे स्टेशन के करीब जो है उन्होंने जो बस्ती थी उसमें अपना पहला क्लिनिक कायम किया था। उसके बाद है 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को कैसा मुल्क करार दिया? मैंने बताया ना आपको, आलमी इदारे सेहत ने जो है वो पाकिस्तान को एशिया का पहला वो मुल्क करार दिया जहां से जुजाम की बीमारी का खात्मा हो गया, उस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, ठीक है। उसके बाद है मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर किस तरह के मरीजों के लिए काम कर रहा है? उनके जो है वो क्लिनिक का नाम ये था, मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर, ठीक है। वो जुजाम के मरीजों के लिए काम कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, जुजाम जो है वो कोड़ को भी कहते हैं, कोड़ और जुजाम एक ही बात है, जिसमें गोश्त गलना शुरू हो जाता है, हाथों की उंगलियों का, पैरों की उंगलियों का, ठीक है। इस तरह से इंसान जो है वो खत्म होता रहता है। उसके बाद है नंबर 5 है, हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर रूथ फाओ को किन तमगों से नवाजा? मैंने आपको बताया, हिलाले इम्तियाज और निशान हिलाले इम्तियाज है, हिलाले पाकिस्तान है, निशान कायद-ए-आज़म है, सितारे कायद-ए-आज़म है। इन जो है वो तमगों से उनको नवाजा गया, ठीक है। उसके बाद जुमले दिए हुए हैं, आप जुमले बनाएंगे। निगरानी है, खिदमत है, एतराफ़ है, ऐलान है, रिहाइशगाह है, ठीक है। आपकी जो है वो
एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कवाइद जो है इसमें सिफ्त और मौसूफ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से उस वीडियो को, और इसमें अगर ऐड करना चाहेंगे तो इसमें ऐड कर लीजिए, वरना आप वहीं पर जो है वो वर्क कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब हम जो है वो ये सबक हमारा कंप्लीट हुआ। डॉक्टर रूथ फाव, इनके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया और आप समझ भी गए होंगे। अब हम अपने तीसरे यूनिट का आगाज करते हैं, जिसका टॉपिक है, जिसका मौजू है खेल। ठीक है, हम इस यूनिट में खेलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है हम और हमारे खेल। ठीक है, पहले हमने डॉक्टर रूथ फाव के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 खेल। पहले हम खेलों का इंट्रोडक्शन करवा देंगे कि हम और हमारे खेल। खेल इंसान क्यों खेलता है? जब यकसानगी से जो है इंसान तंग आ जाता है, यानी कि एक ही तरह का काम करते करते हम और हमारे खेल। जब इंसान एक ही तरह का काम कर करके तंग आ जाता है तो वो कुछ और करना चाहता है, और बच्चे खास तौर पर कुछ खेलना चाहते हैं। ठीक है ना, तो हम इनके खेलों के बारे में पढ़ेंगे। हम यूनिट नंबर 3 का मौजू है खेल, और हम इसमें जो इस यूनिट में जो भी सबक पढ़ेंगे खेलों के बारे में होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम खेलों का तारुफ कर लेते हैं। मैं आपको खेलों का तारुफ करवा देती हूँ कि खेल क्या होते हैं और इनका मकसद क्या है। वो काम जो लोग तफरीह यानी दिल बहलाने या ज़हनी और जिस्मानी वर्जिश के लिए करते हैं, खेल कहलाते हैं। सबसे पहले तो आप खेल की तारीफ देख लीजिए कि खेल की क्या तारीफ है। वो काम जो लोग तफरीह यानी दिल बहलाने या जिस्मानी और ज़हनी वर्जिश के लिए करते हैं, वो खेल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम पढ़ कर या कोई एक काम कर करके थक जाते हैं तो हम सोचते हैं यार कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है ना, कुछ और जो है वो हमारा काम होना चाहिए, तो हम फिर खेलों, ज़्यादातर लोग खेलों की तरफ आते हैं फिर कि कुछ खेलते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं खेलों को ये अब जहनी तौर पर भी खेले जाते हैं और जिस्मानी तौर पर भी खेले जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग घर में ही बैठकर जो स्क्रम्बल वगैरह खेलते हैं, ये जहनी जो है आपकी मश्क हो रही है, और कुछ लोग फिजिकली बाहर निकलकर आउटडोर जो है वो खेल खेल रहे होते हैं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है और दूसरे खेल हैं दीगर, तो वो खेलते हैं। तो वो आपके जिस्मानी खेल हैं, यानी कि आप उसमें फिजिकली जो है वो खेल रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि खेल क्या होते हैं। अब हम इस सबक को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। और खेल 2 तरह के होते हैं, एक बैनुल अक़वामी यानी कि दुनिया में खेले जाने वाले, और एक इलाकाई खेल होते हैं। ठीक है, जो आप अपने इलाके में खेलते हैं, आपके इलाके का मशहूर खेल, और एक दुनिया का मशहूर खेल, यानी कि दुनिया में, सारी दुनिया में जो खेल खेले जा रहे हैं वो बैनुल अक़वामी खेल है, और जो आपके इलाके में खेले जा रहे हैं वो इलाकाई खेल हैं। ठीक है, चलिए हम इस सबक को ज़रा डिटेल से पढ़ लेते हैं। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने भी जो है वो खेल की तारीफ बयान की। हम और हमारे खेल, वो काम जो लोग तफरीह यानी दिल बहलाने या जिस्मानी और जहनी और जिस्मानी वर्जिश के लिए करें, खेल कहलाता है। खेल का लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, यानी खेल खेला जाता है, खेल खेली नहीं जाती। ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा जुमले से ही कि खेल खेला जाता है, खेल खेली नहीं जाती। खेल न सिर्फ तफरीह का ज़रिया है बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए निहायत ज़रूरी भी हैं। खेल से ज़हनी और जिस्मानी दोनों सलाहियतों में इजाफा होता है, जिस्म चुस्त और तवाना रहता है। कुछ खेल घरों और इमारतों के अंदर खेले जाते हैं, जबकि कुछ खेल मैदानों में, कुछ बर्फ पर, कुछ पानी और कुछ हवा में भी खेले जाते हैं। हजारों साल पहले भी लोग मुख्तलिफ खेल खेला करते थे। कदीम ज़माने के आसार से दरियाफ्त की गई तस्वीरें और कुछ अशिया उसका सबूत हैं। मुख्तलिफ ममालिक मसलन यूनान और तुर्की वगैरह में स्टेडियम नुमा इमारतों के आसार इस बात का सबूत हैं, यानी कि जो हमने अभी स्टेडियम बनाए हैं वो उन्हीं आसार को देखकर बनाए हैं कि इस तरह खेलों के लिए इस तरह के स्टेडियम भी होना चाहिए ताकि शायकीन जो है वो आराम से बैठकर देख सकें।
उसके बाद एक खेल को पूरी दुनिया में अहमियत दी जाती है। हर मुल्क का कौमी खेल मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, ये हम सब जानते हैं। इसी तरह बरतानिया का कौमी खेल क्रिकेट है, ये भी हम सब जानते हैं कि ये इंग्लैंड का कौमी खेल है, बरतानिया का कौमी खेल है। कुछ खेल कौमी खेल ना होने के बावजूद दुनिया के बेशतर ममालिक में मकबूल है। मसलन फुटबॉल दुनिया के बेशतर ममालिक का मकबूल तरीन खेल है। बहुत शौक से लोग फुटबॉल खेलते हैं। खेलों से न सिर्फ जहनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है बल्कि इंसानों की जज्बाती और रूहानी तरबियत में भी उनका अहम किरदार होता है। एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है कि वो जीतने के बाद बेकाबू नहीं होता बल्कि अपने रब का शुक्रगुजार होने के बाद वालिदैन, असातिज़ा और तरबियत देने वालों का शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह एक अच्छा खिलाड़ी हारने पर मायूस नहीं होता बल्कि उससे सबक हासिल करते हुए मजीद सीखने का जज्बा रखता है। ज़ाहिर है हार जो है हमारी किसी गलती की वजह से ही होती है, तो हम उसको फ़ौरन उसकी इस्लाह कर लेते हैं और सोचते हैं कि आइंदा ये गलती नहीं होगी तो इंशाअल्लाह हम जीत जाएंगे। किसी खेल की तैयारी में जहनी सलाहियतें खेल की बेहतरीन मनसूबाबंदी में काम आती हैं और मेहनत से की जाने वाली बाकायदा मशकें जिस्मानी सलाहियतें बढ़ाती हैं। यानी कि किसी भी खेल को खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना भी, मश्क करना भी लाजमी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैनुल अक़वामी खेल, दुनिया में खेले जाने वाले खेल, दुनिया भर में खेले जाने वाले खेलों की फहरिस्त बहुत तवील है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्केटिंग, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तीरंदाजी, नेज़ाबाजी, तैराकी, कश्तीरानी, पोलो, शमशीर जनी, कोहे पैमाई, साइकिलिंग, स्नोकर, एथलेटिक्स वगैरह। एथलेटिक्स के खेलों के इस मजमूए का नाम है जिसमें मुख्तलिफ तरह के दौड़ के मुकाबले, वॉक करने यानी चलने, भारी गोला और डिस्क फेंकना शामिल हैं। ठीक है, आपको मैंने बहुत सारे खेलों के नाम पढ़कर बताए हैं। ये बैनुल अक़वामी खेल है। अब हम देखते हैं थोड़े से इलाकाई खेल। सूबों के लिहाज से देखेंगे हम इलाकाई खेल। ये देख रहे हैं आप, कुछ खेल इलाकाई होते हैं जो कुछ इलाकों तक ही महदूद होते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में खेला जाने वाला खेल मोखा इलाकाई खेलों की एक मिसाल है। इस खेल में मिट्टी के हदफ पर निशाना लगाया जाता है। क्रिकेट और दूसरे खेलों की मकबूलियत के बाइस कुछ इलाकाई खेल ख़त्म होते जा रहे हैं। उनकी बहाली के लिए कोशिशों की ज़रूरत है। कुछ खेल ऐसे भी हैं जो इलाकाई खेल थे मगर अपनी बेपनाह मकबूलियत के बाइस बैनुल अक़वामी खेलों में शुमार किए जाते हैं। जैसा कि कबड्डी उसकी बेहतरीन मिसाल है, जो पहले सिर्फ पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में ही खेला जाता था मगर अब ये दुनिया भर में मशहूर है। ठीक है, उसके बाद है हमारे गली महलों में खेले जाने वाले खेलों में शीशे की गोलियां, जिसे आप कंचे कहते हैं, कंचे खेलना, गिल्ली डंडा, पहल दूज, पिट्ठू गरम, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, पंजा आजमाई, आंख मचोली, लंगड़ी पाला और रस्सा कशी शामिल हैं। इन खेलों को मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। मसलन पिट्ठू गरम को पश्तो में डजो गड़ब, छुपन छुपाई को पट पटोने कहते हैं। लंगड़ी पाला बलोची ज़बान में कबगी कहलाता है, कपगी। ठीक है, फिर पढ़ लीजिए इसको। बलोची ज़बान में लंगड़ी पाला क्या कहलाता है? कबगी कहलाता है। और गिल्ली डंडा तिलंकबाजी, गिल्ली डंडा तिलंकबाजी और आंख मचोली का खेल चंबन कहलाता है। चंबन कहलाता है, ये चंबन कहलाता है। ठीक है, यह आपको मुख्तलिफ जो मशहूर हमारे खेल हैं, गली कूचों में हम खेलते हैं, वो बताए गए हैं दूसरी ज़बान में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि हम और हमारे खेल, ये हमारा इंट्रोडक्शन था हमारे यूनिट नंबर 3 का, कि खेल जो है वो क्या होते हैं। अब हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे। पढ़कर मैंने आपको सुना दिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि खेल
खेलों की तारीफ भी मैंने बताई आपको और खेलों की अहमियत भी बताई कि खेल जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह तालीम हमारे लिए ज़रूरी है इस तरह से हमारे लिए दूसरी सरगर्मियाँ यानी कि खेल भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा हो सके, हम चाको चौबंद रह सकें, हमारा जिस्म चुस्त रह सके। ठीक है, इसलिए हमारे लिए खेल भी ज़रूरी है। आप देखें कि स्कूलों में तालीम के साथ साथ खेल भी जो है वो खेले जाते हैं। हमने बुलंद ख्वानी कर ली है। आप एक्सरसाइज में देखिए नए अल्फाज आपको दिए हुए, इसके आप मायने आप कॉपी में लिख लेंगे। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद अल्फाज मायने करेंगे। चुस्त व तवाना, सेहतमंद, शमशीर जनी, तलवार चलाना, हदफ, निशाना, कोह पैमाई, पहाड़ों पर चढ़ाना। कोह से तो आपको पता चल ही रहा हो, कोह कहते ही ऊंचाई को, पहाड़ों को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मारूजी सवालात देख लीजिए आप। खेल तफरी के अलावा इन्होंने हमें दायरों में जो है वो कलर करने को कहा है। खेल तफरी के अलावा किस लिए ज़रूरी हैं? ठीक है, खेल तफरी के अलावा किस लिए ज़रूरी है? थकन, ख्यालात, सेहत या ख्वाहिशात। अब आप ऑप्शन चूज कीजिए। सेहत, यकीनन सेहत के लिए जो है वो खेल ज़रूरी है। तीसरा ऑप्शन आप इसके दायरे को कलर कर लेंगे। उसके बाद दूसरा देखिए, खेल से किन सलाहियतों में इजाफा होता है? जहनी और जिस्मानी, कामकाज, कारोबारी या घरेलू? यकीनन जहनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है। तो हम पहला ऑप्शन जो है वो पहले ऑप्शन के सर्किल को कलर कर लेंगे। उसके बाद है नंबर 3, दुनिया का मकबूल तरीन खेल कौन सा है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। ये अब आपकी राय होगी। बहुत से लोग फुटबॉल पसंद करते हैं और बहुत से लोग क्रिकेट। तो अब आप चूज कर लीजिएगा कि आपको कैसा लगता है कि दुनिया का मकबूल तरीन खेल कौन सा है, फुटबॉल है या क्रिकेट है। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्रिकेट के ही दीवाने हैं, तो मैं तो क्रिकेट कहूँगी, लेकिन आप अपनी चॉइस पर कर लीजिएगा इसको। उसके बाद है नंबर 4 है, बरतानिया का कौमी खेल कौन सा है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल? तो क्रिकेट है। बरतानिया का कौमी खेल क्रिकेट है। जिस तरह से हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, इसी तरह से बरतानिया का कौमी खेल क्रिकेट है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में कौन सा खेल बहुत मशहूर है? देखिए नंबर 5 है, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में कौन सा खेल बहुत मशहूर है? तैराकी, कोह पैमाई, कबड्डी या तीरंदाजी? तो तीसरा ऑप्शन है कबड्डी। ठीक है, इसको जो है वो इसके सर्किल में जो है आप कलर कर लीजिए। ये आपका हो गया मारूजी सवालात की मश्क हो गई आपकी। ठीक है, इसमें भी जो है वो आपको खुशखती की जो है वो मश्क दी गई है। ठीक है, आप देख रहे हैं हमें दो चश्मी है किस तरह से बनाना है। बाज़ बच्चे गलत बनाते हैं, तो हम दो चश्मी है किस तरह से बनाएंगे आप देख लीजिए। आपको मश्क करने को दिया है इन्होंने, आप अच्छी तरह से मश्क करेंगे। ये आप एरो देख रहे होंगे, एरो की मदद से आप अपना हाथ चलाते जाएंगे तो आपका दो चश्मी है अच्छी तरह से बन जाएगा। इसी तरह दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सबक का दूसरा पैराग्राफ अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए और इमला की तैयारी कीजिए। आपको किस तरह से सॉल्यूशन करना है, आप अपनी एक्सरसाइज कॉपी में किस तरह करना है मैंने बता दिया कि पहले टाइटल पेज बनेगा, यूनिट का भी और सबक का भी। उसके बाद जो है वो आप अल्फाज मायनी करेंगे, फिर ये मश्क करेंगे खुशखती की। उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना है, उसको इमला की अच्छी तरह से तैयारी करना है। जो मुश्किल अल्फाज है उनको बार बार आप मश्क करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिख लिख कर उसको सही करते रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। मैंने सॉल्व कर दिया है, फिर भी मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। पहला है पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तान का कोई इलाकाई खेल बताइए, तो कबड्डी पाकिस्तान का इलाकाई खेल है। खेलों की अहमियत बयान कीजिए, या बुक्स कॉपी सॉल्यूशन से जो है वो अपने कॉपी कर लीजिएगा। खेलों की बहुत अहमियत है क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर हमें सेहतमंद रखते हैं और जिस्म को भी चाको चौबंद और चुस्त रखते हैं। ठीक है, लेकिन डिटेल से जो है वो आप सॉल्यूशन से देख लीजिएगा। हारने या जीतने के मौके पर हमें अपने एहसासात का इजहार किस तरह करना चाहिए। हारने पर भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए और जीतने पर हमें अल्लाह पाक और अपने उस्ताद और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करना चाहिए। और हारने पर हमें अपनी गलती की इस्लाह करनी चाहिए कि हमसे क्या गलती हो गई थी जो हम हार गए। ठीक है,
बार बार जो है वो कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। अपने पसंदीदा खेल का नाम और उसके बारे में चंद जुमले लिखिए। ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे। इमला की दुरुस्ती है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, इमला की दुरुस्ती करना है, जो सही लफ्ज है उस पर आपको टिक करना है। तो देखिए, ताकत, ताकत, कौन सा ताकत ठीक है, दूसरा ठीक है, हमने उसको टिक कर लिया। जिक्र कौन सा ठीक है, पहला ठीक है, उसके बॉक्स में टिक कर लीजिए। साबुन दूसरा ठीक है, उसके बॉक्स में टिक कर लीजिए। हलवा दूसरा ठीक है, उसके बॉक्स में टिक कर लीजिए। औरत पहला ठीक है, पहले बॉक्स में टिक कर लीजिए आप। तरीका, दो तरह से तरीका लिखा हुआ है, दूसरा ठीक है, उसको बॉक्स में टिक कर लीजिए। जालिम दूसरा ठीक है, आप उसको टिक कर लीजिए बॉक्स में। सफाई पहला जो ऑप्शन है वो ठीक है, उसको टिक कर लीजिए। हसीन पहला ठीक है, इसमें टिक कर लीजिए। मौका दूसरा ठीक है, इसको टिक कर लीजिए। इसी तरह जो है वो पहला ऑप्शन जो है वो ठीक है, पहला लफ्ज जो लिखा हुआ वो ठीक है, उसको टिक कर लीजिए। जरूरत दूसरा ठीक है। साबित दूसरा ठीक है, उसको टिक कर लीजिए। उसके बाद है हुकूमत, उसको टिक कर लीजिए, दूसरा जो लिखा हुआ है। जमा पहला ठीक है, उसको टिक कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कवायद, ठीक है। कवायद में हमें पढ़ना है वाहिद जमा के कायदे। आइए हम कवायद में वाहिद जमा के कायदे पढ़ेंगे और उसको देखते हैं हम शीट पर। झैल में वाहिद से जमा बनाने के 3 कायदे बताए गए। ये आपकी एक्सरसाइज बुक में भी है, ठीक है, पेज नंबर 55 पर। मैंने यहाँ पर आपको शीट पर अच्छी तरह से वाज़ा करने के लिए जो है लिख लिया है, ठीक है। पहला है, जिन मुअन्नस वाहिद अल्फाज के आखिर में ये हो उनकी जमा के लिए ये के बाद अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देते हैं। मसलन लड़की से लड़कियां, कुर्सी से कुर्सियां, ठीक है। ऐसे मजीद 3 अल्फाज ढूंढकर उनकी जमा बनाइए। आपको ऐसे मजीद 3 अल्फाज ढूंढकर जमा बनाना है। मैंने लिखा है परी से परियां, सब्जी से सब्जियां, घड़ी से घड़ियां, ठीक है। ये साथ साथ मैंने सॉल्व भी कर दिया, आपको सॉल्यूशन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर इस शीट पर भी। उसके बाद है नंबर 2, देखिए दूसरा कायदा क्या है इनका, कि जिन मुअन्नस वाहिद अल्फाज के आखिर में या हो उनकी जमा में सिर्फ नून गुन्ना बढ़ा देते हैं। मसलन गुड़िया से गुड़ियां, चिड़िया से चिड़ियां, ठीक है। ये जुमले की मुनासिबत से हम बोलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इन कायदों में यही बताया गया है कि हमने सिर्फ नून गुन्ना लगाना है, ठीक है। गुड़िया से गुड़ियां, चिड़िया से चिड़िया। आप कहेंगे मिस कह रही है गुड़ियों भी हो सकता है, चिड़ियों भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ जुमले की मुनासिबत से जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, ऐसे मजीद 3 अल्फाज ढूंढकर उनकी जमा बनाइए। मैंने लिखा है पुड़िया, पुड़िया से पुड़िया, पुड़िया जो हम बांधते हैं, ठीक है, पुड़िया से पुड़िया। बछिया से बछियां, गुजिया से गुजिया, ठीक है। ये 3 अल्फाज मैंने नए बनाए हैं, आप भी और भी कोशिश कीजिएगा बनाने की। उसके बाद तीसरा कायदा देखिए, जिन मुअन्नस वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ होता है जमा में उसके बाद हमजा, छोटी ए और नून गुन्ने का इजाफा कर लिया जाता है, ठीक है। बढ़ा देते हैं, इजाफा कर देते हैं। मसलन घटा से घटाएं, हवा से हवाएं। आप कहेंगे कि मिस कह रही है घटाएं होगा, हवाएं होगा, तो हवाओं भी हो सकता है, घटाओं भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये जुमले पर डिपेंड करता है कि जुमले में क्या है, ठीक है। काली घटाएं हैं, ठीक है ना। अगर एक जुमला ये आ रहा है हमारे पास तो काली घटाएं हैं, काली घटाओं नहीं कहेंगे हम, वहां पर जुमला बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। काली घटाओं नहीं कहेंगे, काली घटाएं आ रही हैं, ठीक है ना। अब जुमला हमने देखा तो हमें क्या लगाना पड़ा, हमजा, छोटी है और नून गुन्ना, ई लगाना पड़ा हमें। इसी तरह घटा से घटाएं हो गया और हवा से हवाएं हो गया। ऐसे मजीद 3 अल्फाज ढूंढकर उनकी जमा बनाइए। जैसे देखें, खला से खलाएं, ठीक है, फिजा से फिजाएं, खता से खताएं, खता गलती को कहते हैं, तो खता से खताएं, खताओं भी हो सकता है, लेकिन वही मैं बात बताऊंगी कि जुमले की मुनासिबत से जो है वो हम ये इस तरह से जो है वो जमा बनाएंगे। तीनों देख लिया आपने, तीनों कायदे कि किस तरह, बहुत आसान है, हम हमेशा से करते आए हैं। ये अर्ली क्लासेस से जो है हम इसको पढ़ते आए हैं कि जमा वाहिद से हमें जमा कैसे बनाना है, लेकिन यहाँ पर आपको कायदे बताए गए हैं। अब इन कायदों को फॉलो करते हुए जमा बनाएंगे आप। छोटी ये हो तो उनकी जमा बनाने के लिए उसके बाद जो है वो क्या लगा देंगे हम, अलिफ और नून गुन्ना लगा देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये छोटी ये पर खत्म हो रहा है, लड़की, ठीक है। हमने
ये तो रखा, लेकिन उसके साथ ऐड क्या कर दिया, अलिफ और नून गुन्ना। इसी तरह आप देख रहे हैं कुर्सी में भी छोटी ए यूज हो रहा है, आखिर में हमने उस छोटी ए को भी रखा है और अलिफ और ये नून गुन्ने का जो है वो एडिशन कर दिया है, तो ये जमा बन गई है। इसी तरह देखिए या हो, उनकी जमा में सिर्फ नून गुन्ना बढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। आखिर में आपने देख लिया कि या लगा हुआ है लफ्ज के आखिर में, जैसे आपने देखा गुड़िया, चिड़िया, दोनों में आप देख रहे हैं या लगा हुआ है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ नून गुन्ने का इजाफा किया है। ठीक है, इसी तरह आप देख रहे हैं तीसरा कायदा कि अलिफ होता है तो उसके बाद जो है हम ई लगा देते हैं, हमजा, छोटी है और नून गुन्ना। जैसे अलिफ नजर आ रहा है घटा में, इसी तरह हवा में भी आपको अलिफ नजर आ रहा है, आपने ई का इजाफा कर दिया है, हमजा, छोटी है और नून गुन्ने का इजाफा कर दिया है। इसी तरह जो है वो ऐसे मजीद 3 अल्फाज ढूंढ के लिखना था, हमने लिख लिए हैं। अब उसके बाद है उसी के नीचे एक्सरसाइज में देखिएगा आप मुतजाद अल्फाज। मुतजाद लफ्ज तजाद से निकला है और इसके मायने इख्तिलाफ के हैं, जबकि मुतजाद के मायने उलट या मुखालिफ के हैं। ठीक है, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं मुतजाद अल्फाज अपोजिट, एक दूसरे के उलट, मुखालिफ। ठीक है, तो दिए गए जुमलों में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल करके दोबारा लिखिए। छाँव, बुज़दिल, नादान, खास, झूठ। मिसाल भी दी है इन्होंने, आम फीका है, आम मीठा है, यानी कि दोनों क्वालिटीज उसकी बताई हैं। अब क्वालिटीज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि अच्छी भी है और बुरी भी हैं, तो दोनों एक दूसरे की उलट और मुखालिफ हैं। पहला है सारिम बहुत बहादुर है, हमने बनाया है सारिम बहुत बुज़दिल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बहादुर और बुज़दिल। इसी तरह हिरा सच बोल रही थी, हमने बनाया हिरा झूठ बोल रही थी, दोनों के अपोजिट मिल गए हमें, सच और झूठ एक दूसरे के मुखालिफ उलट लफ्ज है। इसी तरह ये कोई आम बात नहीं है, हमने बनाया ये कोई खास बात नहीं है, उसका अपोजिट यूज करके बनाया हमने, आम का अपोजिट है खास। नंबर 4 है वो बहुत दाना बच्चा है, यानी कि अक्लमंद बच्चा है, वो बहुत नादान बच्चा है। वो बहुत दाना और नादान एक दूसरे के मुखालिफ लफ्ज है, एक दूसरे के उलट लफ्ज हैं। मजदूर धूप में काम कर रहे हैं, मजदूर छाँव में काम कर रहे हैं, धूप छाँव देखें एक दूसरे की उलट है। ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मुतजाद अल्फाज वाहिद जमा के जो है हम शुरू से ही जो है ये बनाते चले आ रहे हैं, और हमारी कवायद में, हमारी प्रैक्टिस में, हमारी ग्रामर में ये चीज़ हमें बार बार जो है वो रिव्यू होती रहती है, और हम जो है वो इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम जो है वो थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क देती हूँ। होमवर्क में मैं आपको दूंगी सबसे पहले तो आप डॉक्टर रूथ फाव, मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो नाम भी पहली दफ़ा ही सुना होगा। ठीक है, डॉक्टर रूथ फाव के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, दूसरा जो है वो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज के दौरान बताया था कि अपने पसंदीदा खेल का नाम और उसके बारे में चंद जुमले ही लिखिएगा। खेल का नाम और उसके बारे में चंद जुमले लिखिए। लिख सकते हैं आप, क्यों पसंद है, कैसे पसंद है, क्या आपको अच्छी बातें लगती हैं उसमें, क्या अच्छा लगता है आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। डॉक्टर रूथ फाव के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। अच्छी तरह से इस सबक को रीड भी कीजिएगा, मैंने भी आपको अच्छी तरह से सुना दिया है सबक पढ़कर। ठीक है, आप भी अच्छी तरह से रीड कीजिएगा और उनके बारे में एक पैराग्राफ लिखिएगा, और अपने पसंदीदा खेल का नाम जो अपने पसंदीदा खेल का नाम सोच लीजिएगा कि आपको कौन सा खेल पसंद है, और उसके बारे में चंद जुमले लिखिएगा, क्यों पसंद है, उसकी क्या क्या खास बातें हैं। ठीक है, उससे क्या आपको फ़ायदा है। इस तरह से जो है आप एक पैराग्राफ की शक्ल में चंद जुमले जो है वो लिख लीजिएगा। उम्मीद है जो कुछ हमने आज पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बार बार वीडियो देखिएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन से जो है देखकर अपनी कॉपी में एक्सरसाइज कर लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा। एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आप जो भी हमारा
जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसका टाइटल पेज बनाएंगे, फिर उसके अल्फाज मायने लिखेंगे, फिर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है वो आप लिखेंगे भी अपनी कॉपी में और इमला के लिए भी उसको तैयार करेंगे, ठीक है। यानी कि जो उसके मुश्किल अल्फाज है आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की भी पढ़ने की भी, ठीक है। और जो है उसके साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर उसके बाद करेंगे आप, और उसके बाद जो है ये होमवर्क जो दिया हुआ ये आप अपनी कॉपी में तरतीब से करेंगे। जो कुछ पढ़ा हम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नए जो है टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।